भाड़े के सैनिकों के बारे में आप सभी जानते होंगे। यह वह सैनिक होते हैं जो किसी व्यक्ति, देश या संस्था के लिए नहीं लड़ते। यह लड़ते हैं पैसों के लिए। और यदि हम प्राचीन भारत की बात करें तो हम देखते हैं कि इस प्रकार के भाड़े के सैनिक प्राचीन भारतीय सैन्य व्यवस्था में भी वर्तमान थे। और इस वीडियो में हम इन प्राचीन भाड़े के सैनिकों के बारे में बात करेंगे। यदि हम प्राचीन भारतीय सेना की बात करें तो अधिकांश स्रोतों में हमें बताया जाता है कि प्राचीन भारतीय सेना 6 भागों या बलों में विभाजित थी। और यह जो 6 बल थे, इनमें से जो 2 बल है, भृत्य बल एवं श्रेणी बल, वह हम कह सकते हैं कि उनमें भाड़े के सैनिक होते थे। अब यदि पहले बात कर लेते हैं भृत्य बल की। भृत्य का अर्थ ही होता है भाड़े के सैनिक। तो भृत्य बल का अर्थ हुआ भाड़े के सैनिकों का बल या भाड़े के सैनिकों की सेना। अब यदि हम श्रेणी बल की बात करें तो श्रेणियां आप समझ सकते हैं कि प्राचीन भारत की कंपनियां हो गई। तो जैसे मान लीजिए कलाकार, व्यापारी, ऐसे अधिकांश समूह एक तरह का समूह बना लेते थे जिन्हें प्राचीन समय में श्रेणियां कहा जाता था। और इन श्रेणियों की एक सेना होती थी। तो इस सेना को कहते थे श्रेणी बल। अब यदि हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ें तो कौटिल्य के अनुसार इन दोनों बलों में अंतर है। कौटिल्य भृत्य बल को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं श्रेणी बल से, क्योंकि उनके अनुसार जो भृत्य बल है वह राजा की आज्ञा का पालन करेगा। यदि हम श्रेणी बल की बात करें तो कौटिल्य के अनुसार जो श्रेणी बल है उसकी अच्छी बात यह है कि वह एक राज्य से, या जो सेना है श्रेणी बल की, वह एक राज्य से आती है। तो इससे हम देख सकते हैं कि कौटिल्य के अनुसार भृत्य बल एवं श्रेणी बल में अंतर था। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह आता है कि एक ओर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भृत्य बल का अर्थ होता था भाड़े के सैनिकों का बल, परंतु हम कैसे श्रेणी बल को भी कह सकते हैं कि इसमें भी भाड़े के सैनिक नियुक्त हुआ करते थे। अब इस समस्या को सुलझाने के लिए हमें 2 स्रोतों की सहायता लेनी होगी। प्रथम तो है पाणिनि का अष्टाध्यायी। पाणिनि अपने अष्टाध्यायी में वर्णन करते हैं अयुधजीवी संघ का। अयुधजीवी संघ का अर्थ हुआ ऐसा संघ जो लड़कर अपना जीवन व्यापन करता है। दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में क्षत्रिय श्रेणियों का वर्णन करते हैं और हमें बताते हैं कि यह क्षत्रिय श्रेणियां खेतीबाड़ी किया करती थीं एवं व्यापार भी किया करती थीं। और जब युद्ध होता था तो वह शस्त्र भी धारण कर लेती थी। अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं पाणिनि के अष्टाध्यायी से हम यह कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में ऐसी भी श्रेणियां हुआ करती थीं जिनका व्यापार ही युद्ध था। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य श्रेणियों में सैन्य बल नहीं होता था। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण हमें मंदसौर के एक अभिलेख से मिलता है जो कि रेशम की बुनकरों की श्रेणी ने लिखवाया था। और इस अभिलेख में हमें बताया जाता है कि इस श्रेणी के कुछ सदस्य धनुर्विद्या में पारंगत थे। धनुर्विद्या का यहाँ अर्थ केवल धनुष बाण चलाने की कुशलता से नहीं है, यह पूर्ण सैन्य विद्या की यहाँ बात हो रही है। अब यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो हम देखते हैं कि इस प्रकार के श्रेणियों द्वारा सैन्य बल का प्रयोग हमें मिलता है। और हमें बताया जाता है कि पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत में ऐसी बड़ी बड़ी श्रेणियां हुआ करती थीं जिनके पास सैन्य बल होता था। और इस सैन्य बल का प्रयोग चोल राजा भी किया करते थे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्राचीन भारत में 2 प्रकार की श्रेणियां होती थीं। प्रथम श्रेणी वह होती थी जिसका व्यापार ही युद्ध होता था, और दूसरी श्रेणी वैसी श्रेणी होती थी जो कि व्यापारियों एवं कलाकारों का एक समूह होता था। और यह श्रेणी अपना एक सैन्य बल रखा करती थी सुरक्षा के लिए। इसलिए जो श्रेणी बल है वह प्राचीन भारतीय सैन्य परंपरा में जो सेना के 6 बल हैं उनमें से एक प्रमुख बल है। अब यदि हम श्रेणी बल की बात करें तो यह श्रेणी बल एक राज्य या राजा के लिए शक्ति एवं दुर्बलता का प्रतीक बन सकता है। शक्ति का इसलिए क्योंकि यदि एक शक्तिशाली श्रेणी बल किसी राज्य के पास है तो वह उसका प्रयोग अपने युद्धों में कर सकती है।
परंतु यह महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली जो श्रेणियों की सेनाएं हैं वह दुर्बलता का प्रतीक भी बन सकती हैं, क्योंकि यदि इन श्रेणियों को यह आभास हो गया कि जो सैन्य शक्ति उनके पास है वह राजा की सैन्य शक्ति को चुनौती दे सकती है, तो राजा का पूरा राज्य ही संकट में आ सकता है। और श्रेणी बल के इसी भय के कारण कौटिल्य श्रेणी बल को भृत्य बल से नीचे रखते हैं। भृत्य बल जो होता है वह राजा के अधीन होता है, क्योंकि उसको पैसे राजा के द्वारा ही दिए जाते हैं, परंतु श्रेणी बल के साथ ऐसा नहीं है। श्रेणी बल श्रेणी का सैन्य बल है और वह जो श्रेणी है उस पर ही अधीन है। इसी कारण से राजा उस पर अधिक नियंत्रण नहीं रख सकता। तो कौटिल्य ने इसी कारण भृत्य बल को श्रेणी बल से सर्वोच्च माना है। कौटिल्य यह भी कहते हैं कि एक राजा को श्रेणी बल का प्रयोग उस राज्य के विरुद्ध या उस युद्ध में करना चाहिए जहां पर शत्रु के आक्रमण का भय सदैव बना रहता है। संभवतः ऐसा करके कौटिल्य श्रेणी बल के सैनिकों को आपस में संबंध बनाने से रोकना चाहते थे। और जो यह कौटिल्य का विश्वास है श्रेणी बल के प्रति, यह केवल अर्थशास्त्र में ही नहीं झलकता। नारद स्मृति के अनुसार भी जो श्रेणी बल है उससे राजा को सावधान रहना चाहिए, और नारद स्मृति के अनुसार एक राजा को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो श्रेणी बल है उसके जो सैनिक हैं वह आपस में मंत्रणा नहीं कर रहे। अर्थात नारद स्मृति में भी श्रेणी बल के प्रति यह भय विद्यमान है, और उसके अनुसार भी एक राजा को सतर्क होना चाहिए, क्योंकि जो श्रेणी बल के सैनिक हैं वह एक राज्य में उपद्रव मचा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो यह प्राचीन स्रोत होते थे वह भाड़े के सैनिकों के बारे में किस प्रकार से सोच रखते थे। अब आप यह वीडियो देखें जिसमें मैंने प्राचीन भारतीय सैन्य संरचना किस प्रकार से विभाजित की जाती थी इसका विवरण दिया है। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।